इमरान साहब, आपने एंड्रयू को जिंदा छोड़कर अच्छा नहीं किया। वो बेहद कीना परवर और घटिया जहन का आदमी है। वो लामहला आपके खिलाफ कार्रवाई करेगा, फारिक ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। इमरान अपने साथियों समेत अपनी रहायशगाह में मौजूद था। इमरान ने एंड्रयू की रहायशगाह से वापस आकर फारिक को फ़ोन किया और उसे यहाँ अपने पास बुला लिया था ताकि उसे बता सके कि इसने उसका दिया हुआ एड्रेस फ्लेमिंग को दे दिया है, इसीलिए वो इस एड्रेस पर पैकेट की वसूली के फूल प्रूफ इंतजामात करे। चूंकि रात काफ़ी हो गई थी, इसीलिए इमरान के सब साथी अपने अपने कमरों में आराम करने चले गए थे, जबकि इमरान इस वक्त फारिक के साथ सिटिंग रूम में मौजूद था। चूंकि एक लिहाज से ये बिल्ली चूहे का खेल अब अपने इख्तिताम पर पहुंच चुका था और सुबह उन्होंने फार्मूला वसूल करके वापस पाकिस्तान चले जाना था, इसलिए इमरान के सब साथी मुतमईन होकर अपने कमरों में चले गए थे। होता रहे कीना परवर, मैंने उसका क्या करना है। सुबह फार्मूला पहुंच जाएगा तो हम फौरी तौर पर वापस चले जाएंगे। हमारी वापसी का बंदोबस्त सुबह ही कर देना, इमरान ने कहा। वो तो हो जाएगा इमरान साहब, फारिक ने जवाब देते हुए कहा। मैंने तुम्हें इसीलिए खसूसी तौर पर कॉल किया है कि तुम एड्रेस पर सुबह पैकेट वसूल करके खसूसी इंतजामात कर देना ताकि फिर कोई गड़बड़ ना हो जाए, इमरान ने कहा। तो फारिक बेख्तियार हंस पड़ा। अब कोई गड़बड़ नहीं होगी इमरान साहब, ये मेरा खास आदमी है। ये फूल फरोश का कैबिन है। फूल फरोश का नाम जेरी है, फारिक ने कहा। ठीक है, फिर भी मुहतात रहना, इमरान ने कहा। तो फारिक ने अस्पात में सर हिला दिया और फिर उठ खड़ा हुआ। अब मुझे इजाज़त दे, सुबह मैं ये पैकेट लेकर सीधा यहाँ आ जाऊँगा और आपकी वापसी का बंदोबस्त भी करके आऊँगा, फारिक ने कहा। तो इमरान ने अस्पात में सर हिला दिया। तो फारिक दरवाजे की तरफ चल पड़ा। मैं फाटक बंद कर रहा हूँ, बाकी साथी तो शायद सो गए हैं, इमरान ने उठते हुए कहा कि इसी वक्त फ़ोन की घंटी बाज उठी। तो इमरान और फारिक दोनों बेख्तियार चौंक पड़े, क्योंकि इस फ़ोन नंबर का इल्म सिर्फ फारिक को ही था और फारिक खुद यहाँ मौजूद था, इसीलिए दोनों के चेहरों पर बैक वक्त हैरत के तासुरात उभर आए थे। यस, इमरान ने रिसीवर उठाकर कहा। मैं जेरी बोल रहा हूँ जनाब, अगर फारिक साहब यहाँ हों तो मेरी उनसे बात करा दें। दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। कोई जेरी तुमसे बात करना चाहता है, इमरान ने माइक पर हाथ रखते हुए कहा। ओ जेरी, ये तो वही फूल फरोश है, फारिक ने चौंक कर कहा और इमरान के हाथ से रिसीवर ले लिया। इमरान ने हाथ बढ़ाकर लाउडर का बटन प्रेस कर दिया। फिर फारिक और जेरी के दरमियान बातचीत बढ़ती रही और इमरान खामोशी से उसे सुनता रहा। आखिर में जब दूसरी तरफ से गुड बाय के अल्फाज सुनाई दिए तो फारिक ने रिसीवर रख दिया। अच्छा हुआ इमरान साहब कि जेरी ने यहाँ मुझे फ़ोन कर दिया और उससे बात हो गई, वरना अगर सुबह वो चला जाता तो पैकेट की वसूली मसला बन जाती, फारिक ने रिसीवर रखते हुए कहा। तुम अपनी रहायशगाह पर फ़ोन करके वहाँ से मालूम करो कि जेरी ने वहाँ फ़ोन किया था, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। जाहिर है जनाब, और उसे कहाँ से यहाँ का नंबर मालूम हो सकता है। क्या आपको कोई गड़बड़ महसूस हो रही है, फारिक ने चौंक कर कहा। तुम मालूम करो, मेरी छठी हिस्स वाकई किसी गड़बड़ की निशानदही कर रही है, इमरान ने कहा। ओ नहीं इमरान साहब, जेरी मेरा खास आदमी है और जब भी वो बाहर जाता है तो मुझे ऐसे ही इत्तला देकर जाता है, फारिक ने मुतमईन लहजे में कहा। लेकिन उसके साथ ही उसने रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। फारिक हाउस राब्ता कायम होते ही एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। फारिक बोल रहा हूँ, फारिक ने कहा। ओ यस सर, हाउसकीपर जर्मी बोल रहा हूँ जनाब, दूसरी तरफ से कहा गया। क्या जेरी की कॉल आई थी, फारिक ने पूछा। यस सर, वो चूंकि आपको अहम इत्तला देना चाहता था, इसीलिए उसे आपके मेहमानों का नंबर दे दिया था, जर्मी ने कहा। ठीक है, बस यही पूछना था, मैं आ रहा हूँ, फारिक ने कहा। अब तो आप मुतमईन हो गए हैं या नहीं, फारिक ने हंसते हुए कहा। हाँ ठीक है, बहरहाल सुबह ख्याल रखना, इमरान ने कहा और फारिक ने इस बात में सर हिला दिया। और फिर जब उसकी कार फाटक से बाहर चली गई तो इमरान ने फाटक बंद किया और वापस सिटिंग रूम में आ गया। उसने रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। पुलिस चीफ ऑफिस से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। पुलिस चीफ से बात कराएं, मैं एंड्रयू बोल रहा हूँ ग्रांस से, इमरान ने कहा। वो तो जनाब आराम करने चले गए हैं, दूसरी तरफ से जवाब दिया गया। उन्होंने एक पैकेट मुझे ट्रांस कोरियर सर्विस से भिजवाना था, वो भिजवा दिया है या नहीं, इमरान ने पूछा। मुझे मालूम नहीं है जनाब, उन्हें ही मालूम होगा, दूसरी तरफ से जवाब दिया गया। उनकी रहायशगाह का नंबर दे दें, इमरान ने कहा। जनाब आपको तो मालूम है कि वो रहायशगाह पर फ़ोन अटेंड नहीं करते और इस वक्त तो वो आराम करने अपने बेडरूम में जा चुके होंगे, दूसरी तरफ से कहा गया। तो इमरान ने ओके कहकर रिसीवर रख दिया। अब जो होगा देखा जाएगा, इमरान ने कहा और उठकर अंदर की तरफ बढ़ गया ताकि अपने लिए रिजर्व कमरे में जाकर आराम कर सके। लेकिन अभी वो गैलरी में ही पहुंचा था कि यकलहत खटाक की आवाज़ उसे बाहर से सुनाई दी। तो वो बेख्तियार चौंक पड़ा। ये गैस पिस्टल के चलने की मखसूस आवाज़ थी। वो तेज़ी से बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया और उसके साथ ही उसने लाशौरी तौर पर सांस भी बंद कर लिया। लेकिन उसका दिमाग तेजी से घूमना शुरू हो गया। उसका जहन उसके कंट्रोल में किसी तरह भी नहीं आ रहा था और फिर उसने अपने जहन को फौरी तौर पर ब्लैंक करने का फैसला कर लिया और चंद लम्हों बाद उसका जहन तारीख पड़ चुका था। फिर उसके जहन में रोशनी पैदा हुई और उसकी आंखें खुली तो उसके कानों में एंड्रयू की आवाज़ पड़ी। अच्छी तरह चेक करो रॉबर्ट, कोई रह ना जाए, उसे गैलरी से आवाज़ सुनाई दे रही थी। यस बास।
एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। इमरान ने देखा कि वो बरामदे के फर्श पर पड़ा हुआ है। बास 4 मर्द और 2 औरतें हैं। दोनों औरतें एक कमरे में हैं, जबकि 3 मर्द अलहदा अलहदा कमरों में और एक बरामदे में पड़ा हुआ है। रॉबर्ट की आवाज़ गैलरी से सुनाई दी। बरामदे वाला अली इमरान है, इसे उठाकर अंदर लेकर आओ और फिर उसे कुर्सी से बांधकर होश में लेकर आओ, ताकि मैं उसके नथने भी इसी तरह काट सकूं जैसे उसने मेरे काटे हैं। एंड्रियो ने कहा। यस पास, रॉबर्ट ने कहा, और इसी लम्हे इमरान ने हुमार आलूद आंखों से एक आदमी को बरामदे में आते हुए देखा। इमरान समझ गया कि कोठी के अंदर 2 आदमी दाखिल हुए हैं, एक एंड्रियो और दूसरा रॉबर्ट। चुनाचे उसने फौरी तौर पर रॉबर्ट को कवर करने का फैसला कर लिया और फिर जैसे ही रॉबर्ट इसे उठाने के लिए झुका, इमरान ने उस पर हमला करने का सोचा, लेकिन दूसरे लम्हे उसका जहन ये महसूस करके भाग से उड़ गया कि उसका जिस्म हरकत ही नहीं कर रहा था। यूं महसूस हो रहा था जैसे उसका जिस्म मुकम्मल तौर पर मफलूज हो गया हो। इसी लम्हे रॉबर्ट ने उसे उठाकर कांधे पर लादा और तेजी से मुड़ गया। फिर वो राहतारी से गुजरकर सिटिंग रूम में दाखिल हुआ और इसके साथ ही उसने इमरान को एक कुर्सी पर डाल दिया। तो तुम्हें होश आ गया, बहुत खूब, तुम वाकई जानदार आदमी हो इमरान। इसीलिए मैंने बेहोशी की जूद असर गैस के साथ बेहिस कर देने वाली गैस भी फायर कराई थी, क्योंकि मुझे खदशा था कि कहीं तुम अपने जहन को कंट्रोल ना कर लो। एंड्रयू ने कहा। बांस क्या इसे बांधना है? ये तो मफलूज है, रॉबर्ट ने कहा। बेहोश कर देने वाली और बेहिस कर देने वाली गैस अगर इकट्ठी फायर करो तो इनका वक्फा बेहद कम हो जाता है, इसीलिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट के बाद इसका जिस्म खुद बहुत हरकत में आ जाएगा। तुम रस्सी ढूंढ कर लाओ और इसे बांध दो, एंड्रयू ने कहा। यस पास, रॉबर्ट ने कहा और तेजी से वापस मुड़ गया। तुमने मेरे नथने काटे थे, मुझे शदीद तरीन अजियत पहुंचाई थी। तुम्हारा क्या ख्याल था कि मैं तुम्हें वैसे ही छोड़ दूंगा? मेरा नाम एंड्रयू है और मैं अपने दुश्मनों को पाताल से भी खींच कर निकाल लाता हूँ, एंड्रयू ने सामने मौजूद कुर्सी पर बैठते हुए बड़े तस्हीक आमेज लहजे में कहा। इमरान उसकी बातें सुन तो रहा था, लेकिन जाहिर है वो कोई जवाब नहीं दे सकता था। थोड़ी देर बाद रॉबर्ट वापस आया तो उसके हाथ में नायलॉन की रस्सी का बंडल मौजूद था। उसने मुझे खसूसी तौर पर कहा था कि उसने मुझे अफ्रीकी गिरा लगाकर बांधा है। ये समझ रहा था कि अफ्रीकी नॉट के बारे में मुझे इल्म नहीं है। अब मैं इसे खुद अफ्रीकी नॉट से बांधूंगा और देखूंगा कि ये इसे कैसे खोल सकता है, एंड्रयू ने मुस्कुराते हुए कहा। और फिर उसने रॉबर्ट के साथ मिलकर इमरान को कुर्सी के साथ इस अंदाज में बांधा कि इमरान के लिए मामूली सी हरकत करना ही मुश्किल बना दिया। एंड्रयू वापस जाकर सामने कुर्सी पर बैठ गया। रॉबर्ट, तुम ऐसा करो कि इसके सारे बेहोश साथियों को उठाकर इसी कमरे में लेकर आओ और उन्हें भी कुर्सियों पर बांध दो, क्योंकि किसी भी लम्हे उन्हें होश आ सकता है। एंड्रयू ने कहा। बास, इतनी रस्सियां तो नहीं मिलेंगी, अगर उनका खात्मा कर दिया जाए तो ये बेहतर रहेगा, रॉबर्ट ने कहा। ओ नहीं, मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। वैसे भी वो लोग पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के अरकान हैं, जबकि इमरान के बारे में यही कहा जाता है कि इसका ताल्लुक सीक्रेट सर्विस से नहीं है, बल्कि ये फ्रीलांसर है। इस इमरान ने मुझ पर तशद्दुद किया था, इसीलिए मैं सिर्फ इस पर तशद्दुद करूंगा। तुम पर्दे उतार लो, बिस्तर की चादरें फाड़ लो, जल्दी करो, ठहरो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, एंड्रयू ने कहा और उठकर वो बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इमरान खामोश बैठा हुआ था। उसे बहरहाल इत्मीनान हो गया था कि उसके साथी महफूज हैं, वरना उसे खतरा यही था कि कहीं ये आदमी फौरन ही उन्हें हलाक करने पर ना उतर आए। थोड़ी देर बाद वो दोनों आदमी अंदर दाखिल हुए तो उनके कांधों पर सफदर और तनवीर लदे हुए थे। उन्हें कुर्सियों पर डालकर वो दोनों वापस चले गए और फिर जब उनकी वापस हुई तो एंड्रयू के कांधे पर जूलिया, जबकि रॉबर्ट के कांधे पर कैप्टन शकील था। उन्हें भी कुर्सियों पर डाल दिया गया। तुम पर्दे वगैरह उतार लो, मैं दूसरी लड़की को लेकर आता हूँ, एंड्रयू ने कहा और कमरे से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया तो उसके कांधे पर सालिहा मौजूद थी। उसने उसे भी कुर्सी पर डाल दिया। इसी लम्हे रॉबर्ट अंदर दाखिल हुआ। उसने रस्सी के 2 बंडल उठाए हुए थे। पास ये दोनों बंडल एक अलमारी में पड़े थे। मेरे ख्याल में ये इनके लिए काफ़ी होंगे, रॉबर्ट ने अंदर दाखिल होते हुए कहा। हाँ, लेकिन हयाल से बांधना, ये बहरहाल सीक्रेट सर्विस के लोग हैं, एंड्रयू ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। तो रॉबर्ट ने इस बात में सर हिला दिया। फिर एंड्रयू कुर्सी से उठा और उसने भी रॉबर्ट के साथ मिलकर इमरान के साथियों को बांधना शुरू कर दिया। इसी लम्हे इमरान को अपने जिस्म में हल्की सी हरकत का एहसास होना शुरू हो गया, लेकिन ये हरकत बेहद सुस्त थी। थोड़ी देर बाद एंड्रयू जब इमरान के साथियों को बांधकर फारिग हुआ और वापस कुर्सी पर आकर बैठ गया तो इमरान का जिस्म पूरी तरह हरकत में आ चुका था, लेकिन जाहिर है एंड्रयू ने उसे बांधा इस अंदाज में था कि उसके लिए मामूली सी हरकत भी मुश्किल हो रही थी। लेकिन इमरान को मालूम था कि एंड्रयू किसी भी वक्त कोई भी तशद्दुद कर सकता है और यकीनन एंड्रयू को उसके नाखूनों में मौजूद ब्लेड का भी इल्म नहीं था। इसीलिए इमरान ने अकब में मौजूद अपने दोनों हाथों को मखसूस अंदाज में झटका दिया और फिर ब्लेड बाहर आने पर उसने तेजी से रस्सियां काटनी शुरू कर दी, लेकिन उसके हाथ सिर्फ कलाइयों तक ही हरकत कर रहे थे। सामने का हिस्सा साकत था। वैसे वो जल्द से जल्द ये काम कर लेना चाहता था, क्योंकि उसे खदशा था कि एंड्रयू अपने साथी रॉबर्ट को उनके अकब में भेज सकता था। ऐसी सूरत में बहरहाल वो रस्सियां नहीं काट सकेगा।
रॉबर्ट, अब तुम जाकर बाहर की निगरानी करो, ये इनका अड्डा है और किसी भी लम्हे कोई आ सकता है, एंड्रियो ने रॉबर्ट से कहा। तो रॉबर्ट ने इस बात में सर हिला दिया और बाहर की तरफ मुड़ गया। मैंने तो लॉर्ड पैट्रिक का लिहाज किया था एंड्रियो, लेकिन लगता है तुम्हें अपने चीफ का कोई लिहाज नहीं है, अचानक इमरान ने कहा। तो एंड्रियो बेख्तियार चौंक कर सीधा हो गया। इसका मतलब है कि तुम्हारी बेहिस्सी खत्म हो गई है, ठीक है, लेकिन तुमने एंड्रियो की नाक के दोनों नथने काटे हैं और इन पर ज़रब लगाए है। तुम्हें एहसास ही नहीं है कि इससे इंसान को किस कदर तकलीफ होती है, और मैंने तुम्हें सिर्फ इस चीज़ का एहसास दिलाने के लिए ये सब कुछ किया है, एंड्रियो ने कहा। तुमने हमारा खोज कैसे लगा लिया, इमरान ने कहा। तो एंड्रियो बेख्तियार हंस पड़ा। मैंने तुम्हारे जाने के बाद फ्लेमिंग को कॉल करके कह दिया था कि वो पैकेट ना भेजे, बल्कि मैं खुद वहां आकर उसे हासिल करूंगा, और उसने महसूस कोड भी तय कर लिया है। उसने मुझे बताया है कि मैंने उसे फ़ोन करके कह दिया था कि पैकेट मेरे ऑफिस एड्रेस की बजाय दूसरे एड्रेस पर यानी ऑटो प्लाजा में भेज दिया जाए। तो मैं समझ गया कि तुमने मेरी आवाज़ और लहजे में यह हदायत दी होगी। इसके बाद इस एड्रेस के आदमी को ट्रेस कर लेना मुश्किल नहीं था, और मेरे आदमी जेरी को अगवा करके मेरे अड्डे पर लेकर आए और उसने फारिक के बारे में बता दिया। मैंने उसे फारिक की रहायशगाह पर फ़ोन कराया, तो वहां से बताया गया कि फारिक मेहमानों से मिलने गया है, और मेहमानों का लफ्ज़ सुनकर मैं कंफर्म हो गया कि वो तुम्हारे पास आए होंगे। बहरहाल जेरी के ज़रिए यहाँ का फ़ोन नंबर मालूम हो गया और एक्सचेंज से यहाँ का एड्रेस मालूम किया गया, और फिर जेरी से कॉल करवाएगी और फारिक से बातचीत हुई। इसके बाद हम यहाँ पहुँचे। मैंने यहाँ बेहोश कर देने वाली और बेहिस कर देने वाली गैस फायर कराई, और अब तुम इस हालत में मौजूद हो और मैं तुम्हारे सामने मौजूद हूँ, एंड्रियो ने पूरी तफसील बताते हुए कहा। गुड शो, फ्लेमिंग से तुम्हारा क्या कोड तय हुआ है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। सॉरी इमरान, तुम्हारा खेल खत्म हो गया है। तुमने मुझे मेरे मेहमानों के सामने जलील किया, मेरे नथने काटे और फिर मुझ पर खौफनाक तशद्दुद किया। अब मैं तुम्हारे नथने काटूंगा और तुम्हारी पेशानी पर ज़रबे लगाऊंगा। जब तुम्हारा जहनी तवाज़ुन खत्म हो जाए तो जिस तरह पागल को गोली मार दी जाती है, इस तरह तुम्हें भी गोली मार दी जाएगी, एंड्रियो ने मुंह बनाते हुए कहा। शट अप नॉनसेंस, ये इमरान है जिसने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया और तुम कुत्ते के पिल्ले की तरह ट्याऊं ट्याऊं कर रहे हो, अचानक तनवीर ने इंतहाई गसीले लहजे में कहा। तो एंड्रियो बिजली किसी तेजी से तनवीर की तरफ मुड़ा। उसके चेहरे पर यकलहत शोले से उभर आए थे। तुमने मुझे गाली दी है? मुझे? एंड्रियो को? एंड्रियो ने जेब से मशीन पिस्टल निकालते हुए कहा। ये गाली नहीं, हकीकत है। तुम हो ही कुत्ते के पिल्ले। अगर इंसान होते तो इमरान का एहसान याद रखते, तनवीर ने और ज्यादा भड़क कर कहा। तुम्हारी ये जुर्रत, एंड्रियो ने यकलहा चीखते हुए कहा, और इसके साथ ही उसकी उंगली ने हरकत की और दूसरे लम्हे तरतराहट की आवाज़ के साथ ही गोलियां तनवीर की तरफ बढ़ीं, लेकिन तनवीर उससे पहले ही कुर्सी समेत फर्श पर गिर चुका था और गोलियां उसके ऊपर से गुजर गई थीं। एंड्रियो ने तेजी से मशीन पिस्टल को झुकाया ताकि तनवीर कुर्सी समेत एक झटके से सीधा हो गया, और दूसरे लम्हे कुर्सी समेत इस तरह एंड्रियो से आ टकराया जैसे तोप का गोला निकलता है, और एंड्रियो चीखता हुआ पुश्त के बाद नीचे फर्श पर जा गिरा, जबकि तनवीर के जिस्म ने कलाबाजी खाई और उसके साथ ही कुर्सी भी घूमती गई। लेकिन अब रस्सियां ढीली पड़ चुकी थी, लेकिन हर बार कुर्सी भी इसके जिस्म के साथ ही उठती थी। एंड्रियो ने बिजली किसी तेजी से कलाबाजी खाकर उठने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो उठकर खड़ा होता, तनवीर कुर्सी समेत घूमा और कमरा एंड्रियो के हलक से निकलने वाली चीख से गूंज उठा। तनवीर कुर्सी समेत उसके ऊपर जाकर गिरा था, लेकिन इससे पहले कि तनवीर उछलता, कमरे का दरवाज़ा एक धमाके से खुला और रॉबर्ट बिजली किसी तेजी से अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में मशीन पिस्टल था, और फिर शायद सिचुएशन समझने में उसे 1-1.5 मिनट लग गया था, और यही 1-1.5 मिनट उसके लिए बदकिस्मत साबित हुआ था, क्योंकि तरतराहट की तेज आवाज़ों के साथ ही रॉबर्ट चीखता हुआ उछलकर नीचे गिरा और 4 लम्हे तड़पने के बाद साकत हो गया, जबकि इसी लम्हे एंड्रियो ने तनवीर को कुर्सी समेत एक तरफ उछाला और बिजली किसी तेजी से उसने बैरूनी दरवाजे की तरफ छलांग लगाई। लेकिन दूसरे लम्हे तरतराहट की आवाज़ों के साथ ही वो चीखता हुआ उछलकर मुंह के बाल नीचे रॉबर्ट की लाश के करीब गिरा, और 4 लम्हे तड़पने के बाद वो साकत हो गया। तुमने वाकई काम दिखाया है तनवीर, गुड शो। इसी तरह बंधी हुई हालत में इस तरह लड़ना वाकई तुम्हारा ही काम है, इमरान ने अपने जिस्म के गिर्द मौजूद रस्सियां खोलते हुए कहा। उसके एक हाथ में मशीन पिस्टल था। उसने रस्सियां काट ली थी, लेकिन चूंकि उसके जिस्म के गिर्द रस्सियां गर्दन से लेकर पैरों तक बंधी हुई थी, इसलिए जाहिर है जब तक वो सारी रस्सियां खोल ना लेता वो इनसे अलहदा हो ही नहीं सकता था। रॉबर्ट और एंड्रियो ने उन्हें बांधने से पहले उनकी तलाशी लेने का तकल्लुफ ही नहीं किया था, और इमरान को मालूम था कि किसी भी लम्हे बाहर मौजूद रॉबर्ट अंदर आ सकता था। ऐसी सूरत में तनवीर की जान बचना मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए उसने इस वक्त, जब तनवीर एंड्रियो से लड़ने में मसरूफ था, जेब में हाथ डालकर मशीन पिस्टल निकाल लेने में कामयाब हो गया था, और फिर ये इसका ही मशीन पिस्टल था कि उसने पहले रॉबर्ट को ख़त्म किया और फिर एंड्रियो को मार गिराया। एंड्रियो की ये हरकत हुई थी कि उसने रॉबर्ट के मरते ही भागने की कोशिश की थी। हालांकि अगर वो उछलकर इमरान से आकर टकराता तो जाहिर है इमरान कुर्सी समेत पीछे जा गिरता, जबकि तनवीर अभी तक कुर्सी से आज़ाद नहीं हो सका था। इसीलिए
एंड्रयू आसानी से मशीन पिस्टल उठाकर सबका खात्मा कर सकता था। इस अहमक ने तुम्हें पागल कुत्ता कहा था, बस इसी बात पर मुझे गुस्सा आ गया, तनवीर ने अपने आप को रस्सियों से छुड़ाते हुए कहा। यानी अगर वो मुझे अक्लमंद कहता तो फिर तुम्हें गुस्सा ना आता। इमरान ने आगे बढ़कर उसे रस्सियों से अलहदा होने में मदद करते हुए कहा तो तनवीर बेख्तियार हंस पड़ा। गुड शो तनवीर, तुमने आज वाकई हिम्मत की है, जूलिया ने कहा। और फिर ना सिर्फ जूलिया बल्कि बारी बारी सबने उसकी तारीफ कर दी और तनवीर का फूला हुआ सीना चांद इंच मजीद फूल गया। इमरान उसको छोड़कर एंड्रयू की तरफ बढ़ गया था। उसने एंड्रयू को पलटा तो वो रुक रुक कर सांस ले रहा था। इमरान ने जानबूझकर उसके गूलों पर फायर किया था। वो इसे जिंदा रखना चाहता था ताकि उससे वो कोड मालूम कर सके जो फ्लेमिंग से उसने तय किया था, वरना जाहिर है फ्लेमिंग से वो बैठे बिठाए कुछ हासिल नहीं कर सकता था। लेकिन फिर इससे पहले कि इमरान उससे कुछ पूछता, एंड्रयू के जिस्म ने एक जोरदार झटका खाया और उसकी आंखें बेनूर होती चली गईं। इमरान एक तवील सांस लेता हुआ उठकर खड़ा हो गया। इस दौरान तनवीर अपने साथियों को रस्सियों से आज़ाद करवाने में मसरूफ था। ये सब हुआ क्या था, ये लोग यहाँ कैसे पहुँच गए, जूलिया ने कहा तो इमरान ने उन्हें तफसील बता दी। इसका मतलब है कि अब हमें फार्मूला हासिल करने के लिए इस फ्लेमिंग के पास कार्सिका जाना पड़ेगा। सफदर ने कहा, मैं कोशिश करता हूँ, शायद यहीं बैठे बिठाए काम बन जाए, इमरान ने कहा। और इसके साथ ही उसने एक तरफ कोने में पड़े हुए फ़ोन का रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। क्योंकि वो एंड्रयू की रिहाइश गाह में फ्लेमिंग से बात कर चुका था, इसलिए उसे नंबर मालूम था। लेकिन अचानक एक ख्याल के तहत उसने क्रैडल दबा दिया और फिर टोन आने पर उसने एक बार फिर नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। फारिक हाउस। काफ़ी देर तक घंटी बजने के बाद एक खुमार आलूद आवाज़ सुनाई दी। फारिक से बात कराओ, मैं अली इमरान बोल रहा हूँ, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। यस सर, होल्ड करें सर, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, फारिक बोल रहा हूँ। थोड़ी देर बाद फारिक की नींद में डूबी हुई आवाज़ सुनाई दी। अली इमरान बोल रहा हूँ, तुम्हारा आदमी जेरी हलाक हो चुका है, इमरान ने स्पॉट लहजे में कहा। जेरी हलाक हो चुका है? वो किस तरह, किसने किया है, क्या मतलब? फारिक ने इंतहाई घबराए हुए लहजे में कहा। मेरे पास आ जाओ, फिर तफसील से बात होगी। वैसे हमारी रहाइश का इस वक्त मकतल बनी हुई है, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। आप शायद पहले फ्लेमिंग को फ़ोन करना चाहते थे, कैप्टन शकील ने कहा। हाँ, लेकिन फिर मुझे ख्याल आ गया कि पहले भी मैंने फ़ोन किया था, लेकिन बताया गया था कि वो आराम करने बेडरूम में चला गया है। अब जाहिर है यही जवाब मिलता, इमरान ने कहा। तो फिर अब वहाँ कार्सिका चलें, सफदर ने कहा। मैंने फारिक को इसीलिए बुलाया है कि इस फ्लेमिंग के बारे में तफसीलात मिल सके। एंड्रयू ने अगर फ्लेमिंग को ये फार्मूला दिया है तो कुछ सोचकर ही भिजवाया होगा, इमरान ने कहा। तो सबने अस्पात में सर हिला दिए। थोड़ी देर बाद कॉल बेल की आवाज़ सुनाई दी तो सफदर उठकर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। फिर जब सफदर अंदर आया तो उसके साथ फारिक भी था, लेकिन अंदर दाखिल होते ही वो बेख्तियार उछल पड़ा क्योंकि कमरे में कुर्सियों के साथ रस्सियों के बंडल पड़े हुए थे। एंड्रयू और रॉबर्ट दोनों की लाशें भी वहाँ मौजूद थीं। क्या मतलब, ये एंड्रयू, ब्राइट लाइट का एंड्रयू यहाँ कैसे पहुँच गया था? फारिक ने हैरान होकर कहा। बैठो, मैं बताता हूँ। इस पर तनवीर ने हिम्मत दिखाई है और बंदा होने के बावजूद वो इस एंड्रयू से टकरा गया, वरना अब तक हम सब फरिश्तों को हिसाब किताब देकर फारिग हो चुके होते, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। और फिर फारिग के बैठने के बाद उसने तफसील बताना शुरू कर दी। मैं चाय बनाकर लाती हूँ, अब नींद तो आएगी नहीं, सालिहा ने उठते हुए कहा। तो इमरान ने सिर्फ इस बात में सर हिला दिया तो सालिहा कमरे से बाहर चली गई। जूलिया भी उठ के साथ चली गई। इसका मतलब है इमरान साहब कि आप फ्लेमिंग से खुद जाकर फार्मूला हासिल करना पड़ेगा, फारिक ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। हाँ, और मैंने तुम्हें इसीलिए बुलवाया है कि तुम मुझे बताओ कि इस फ्लेमिंग की क्या अहमियत है जो एंड्रयू जैसे शख्स ने फार्मूला इसे भिजवाया है। एंड्रयू फार्मूला यहाँ भी किसी के पास रख सकता था, इमरान ने कहा। इमरान साहब, फ्लेमिंग मुकामी तौर पर पुलिस चीफ है, लेकिन वो कार्सिका जजीरे के स्याहो सफ़ेद का बिला शिरकत गैर मालिक है और पुलिस तो वैसे ही अपना काम करती रहती है, जबकि फ्लेमिंग ने खुफिया तौर पर एक इंतहाई खौफनाक सिंडिकेट बनाया हुआ है और इस सिंडिकेट का नाम ज़ेरे ज़मीन दुनिया में राडफ सिंडिकेट है। इस सिंडिकेट के आदमी पूरे कार्सिका में फैले हुए हैं और तमाम जुएखाने, क्लब, गेस्ट हाउसेज और तमाम अड्डे, हत्ता के स्मगलरों की बड़ी बड़ी तंजीमें राडफ को बाकायदा हिस्सा देने पर मजबूर हैं, क्योंकि राडफ के आदमी इंतहाई शफाक और जालिम है। ये एक इंसान तो क्या, किसी भी पूरी इमारत को किसी भी मामूली सी हिचकिचाहट के बगैर उड़ा देते हैं जो सैकड़ों इंसानों से भरी हुई हो। चूँकि ये सिंडिकेट फ्लेमिंग का है, इसीलिए वहाँ पुलिस भी उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती और मुकामी हुकूमत भी फ्लेमिंग के अब्रू के इशारे पर जिंदा रहती है, इसीलिए वो भी राडफ और फ्लेमिंग के खिलाफ मुँह से एक लफ्ज़ तक नहीं निकालते। इसके साथ साथ फ्लेमिंग ने वहाँ मुखबरी का बहुत बड़ा नेटवर्क कायम कर रखा है, इसीलिए कहा जाता है कि कार्सिका के किसी दूर दराज कोने में भी कोई फ्लेमिंग या राडफ के खिलाफ बड़बड़ाता भी है तो उसकी बड़बड़ाहट फ्लेमिंग तक पहुंच जाती है और फिर ना सिर्फ वो आदमी बल्कि उसकी पूरी फैमिली इंतहाई बेदर्दी से मौत के घाट उतार दी जाती है, फारिक ने तफसील बताते हुए कहा। इसका मतलब है कि अब हमें एंड्रयू के मेकअप में वहां जाना पड़ेगा, इमरान ने कहा। लेकिन आपके साथियों में से तो कोई भी एंड्रयू के कदोकामत का नहीं है, फारिक ने चौंक कर कहा। तुम्हारे किसी आदमी पर
फारिक का मेकअप किया जा सकता है। इमरान ने कहा, ओ नहीं इमरान साहब, फ्लेमिंग का नाम ही ऐसा है, क्रांस के आदमी उसके सामने एक लम्हे के लिए भी नहीं ठहर सकते। अगर आप खुद जा सकते हैं तो दूसरी बात है, इसीलिए इस आईडी को जहन से निकाल दें। फारिक ने कहा, इस फ्लेमिंग की रहाइश का कहाँ है और उसका ऑफिस? इमरान ने पूछा तो फारिक ने तफसील बता दी। ओके, तुम ऐसा करो कि कल सुबह हमारे लिए कासिका जाने के इंतजामात करो ताकि हम इस फ्लेमिंग से फार्मूला हासिल करके वापस जा सके, वरना शायद चीफ अब तक हमारी 10 दफ़ा फातहवानी करवा चुका होगा। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा तो फारिक बेख्तियार हंस पड़ा। मैं साथ साथ चीफ को रिपोर्ट देता रहता हूँ, इसीलिए आप बेफिक्र रहें, उन्हें मालूम है कि इस बार आपके साथ क्या हो रहा है। फारिक ने कहा तो इमरान ने बेख्तियार सर हिला दिया। इन दोनों की लाशें यहाँ से लेकर जाओ और इनका क्रियाक्रम कर दो। इमरान ने कहा, आप सुबह जब चले जाएंगे तो मैं इन लाशों का इंतजाम कर दूंगा। इस वक्त उन्हें ले जाना मसला बन जाएगा क्योंकि यहाँ रात को चेकिंग बेहद सख्त होती है। फारिक ने कहा तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। टेलीफोन की घंटी बजते ही बेड पर सोई हुई बारबरा चंद लम्हों तक कसमसाती रही और फिर उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया और कान से लगा लिया। वो रात काफ़ी देर तक क्लब में रही थी और उसकी वापसी तकरीबन 2-3 घंटे पहले ही हुई थी। यही वजह थी कि वो इस वक्त गहरी नींद में थी, लेकिन चूंकि वो फितरी तौर पर बेहद होशियार नींद सोती थी, इसीलिए वो फ़ोन की पहली घंटी पर ही बेदार हो गई थी। यस, बारबरा ने खुमार आलूद लहजे में कहा। उसकी नज़रें सामने मौजूद क्लॉक पर जम सी गई थी और क्लॉक पर जो वक्त उसे नज़र आ रहा था उससे जाहिर होता था कि दिन काफ़ी निकल आया है, लेकिन चूंकि वो दिन चढ़े तक सोने की आदी थी, इसीलिए उसे जहनी तौर पर हासिल उलझन हो रही थी। जैरम बोल रहा हूँ मादाम। दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। लहजा बेहद मोदबाना था। क्या हुआ है, क्यों इस वक्त कॉल की है? बारबरा ने इंतहाई तलख लहजे में कहा। आपके लिए एक बैड न्यूज़ है मेरे पास, दूसरी तरफ से कहा गया तो बारबरा बेख्तियार उछल पड़ी। बैड न्यूज़? कैसी बैड न्यूज़? क्या मतलब? बारबरा ने चौंक कर कहा। एंड्रयू और उसके नंबर 2 रॉबर्ट को हलाक कर दिया गया है, दूसरी तरफ से कहा गया तो बारबरा बेख्तियार उछलकर बैठ गई। क्या क्या कह रहे हो? क्या तुम नशे में हो? बारबरा ने हलक के बल चीखते हुए कहा। मैं दुरुस्त कह रहा हूँ मादाम, इन दोनों की लाशें 3 पॉइंट रोड पर एक कार से फेंकी गई हैं। मैं इत्तेफाक से वहां से गुजर रहा था तो मैंने चेक कर लिया और फिर जब मैंने अपनी कार से उतर कर देखा तो वो एंड्रयू और रॉबर्ट की लाशें थी। रॉबर्ट के सीने में गोलियां मारी गई हैं जबकि एंड्रयू के कूलों पर, वैसे बास एंड्रयू के दोनों नथने भी कटे हुए थे और इन पर बाकायदा बैंडेज भी मौजूद थी। उनकी लाशें बता रही हैं कि उन्हें रात के इब्तदाई वक्त में हलाक किया गया है। अब पुलिस वहां पहुंच चुकी है और मैंने सोचा कि आपको इत्तला कर दूं। जैरम ने तमाम तफसील बताते हुए कहा। क्या तुमने इस कार को चेक किया है जिसमें से ये लाशें फेंकी गई हैं? बारबरा ने तेज लहजे में कहा। उसका चेहरा वैसे ही बिगड़ा हुआ था और उसके जहन में धमाके से हो रहे थे। यस मादाम, ये कार फारिक के ग्रुप की थी, मैं उसे अच्छी तरह पहचानता हूँ और फारिक पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के लिए यहाँ काम करता है। मुझे इसीलिए सब कुछ मालूम है कि फारिक ग्रुप के लिए काम करने वाला रोनाल्ड गहरा मेरा दोस्त है और जिस कार से लाशें फेंकी गई हैं वो इसी रोनाल्ड की है। मैं सैकड़ों बार उसकी कार में बैठ चुका हूँ। वैसे कार में रोनाल्ड मौजूद नहीं था। जैरम ने तफसील बताते हुए कहा। ठीक है, तुम मालूम करो कि इमरान और उसके साथी कहाँ हैं और फिर मुझे कॉल करो, मैं चीफ से खुद बात करती हूँ। बारबरा ने कहा। वो लार्सन कॉलोनी की कोठी नंबर 13 में रह रहे थे। बहरहाल मैं अब खुद जाकर वहां चेक करता हूँ, जैरम ने कहा और इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया तो बारबरा ने रिसीवर रख दिया। उसके चेहरे पर यकलहत इंतहाई गम के तासुरात उभर आए थे। वैसे उसे इस बात पर बेहद हैरत थी कि इमरान ने एंड्रयू का खात्मा क्यों किया होगा। उसका एंड्रयू से कोई ताल्लुक नहीं था। फिर अचानक वो एक ख्याल के तहत उछल पड़ी क्योंकि उसे ख्याल आ गया था कि फार्मूला एंड्रयू ने कासिका के फ्लेमिंग के पास अमानतन रखवाया था। हो सकता है कि इमरान को किसी तरह इल्म हो गया हो और वो इस फार्मूले के हसूल के लिए एंड्रयू पर चढ़ दौड़ा हो। अभी वो ये बैठी सोच ही रही थी कि फ़ोन की घंटी बज उठी तो बारबरा ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, बारबरा ने कहा। जैरम बोल रहा हूँ मादाम, मैंने मालूम कर लिया है, पाकिस्तानी ग्रुप 1 घंटा पहले कासिका चले गए हैं और अभी तक कासिका पहुंच भी चुके होंगे। दूसरी तरफ से जैरम ने कहा। ओ अच्छा ठीक है, बारबरा ने कहा और इसके साथ ही उसने तेजी से क्रैडल दबाया और फिर टून आने पर उसने इंतहाई तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। पुलिस चीफ ऑफिस। राब्ता कायम होते ही एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। मैं क्रांस से बारबरा बोल रही हूँ, चीफ फ्लेमिंग से बात कराओ। बारबरा ने कहा। यस, फ्लेमिंग बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद फ्लेमिंग की आवाज़ सुनाई दी। मैं बारबरा बोल रही हूँ, क्या फार्मूला अभी तुम्हारे पास है? बारबरा ने कहा। हाँ, लेकिन ये किस किस्म का फार्मूला है कि रात को 3 बार एंड्रयू का फ़ोन आया। पहले उसने कहा कि फार्मूला उसके एड्रेस पर भिजवा दो, फिर दूसरी बार फ़ोन आया कि फार्मूला दूसरे एड्रेस पर भिजवा दो, फिर उसका फ़ोन आया कि फार्मूला मत भेजो और अब फिर मुझे फ़ोन ऑफिस पर बताया गया है कि मेरे बेडरूम में जाने के बाद भी उसका फ़ोन आया था और अब तुम्हारा फ़ोन आ गया है। क्या चक्कर है ये सब? फ्लेमिंग ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। बड़ा खतरनाक और गहरा चक्कर है चीफ फ्लेमिंग। इस फार्मूले के पीछे पाकिस्तानी एजेंट काम कर रहे हैं जिनका लीडर एक मसहरा सा आदमी अली इमरान है और हो सकता है कि इनमें से कोई फ़ोन एंड्रयू की आवाज़ और लहजे में इमरान ने किया हो। वो
दूसरों की आवाज़ और लहजे नकल करने का माहिर है। बहरहाल इस ग्रुप ने रात को एंड्रयू और उसके नंबर 2 रॉबर्ट को हलाक कर दिया है और इन दोनों की लाशें एक सड़क के किनारे फेंक दी हैं और खुद वो 1 घंटा पहले यहाँ से कासिका रवाना हो गए हैं और यकीनन अब तक वो वहाँ पहुँच चुके होंगे। ये लोग अब तुमसे फार्मूला हासिल करने आ रहे हैं। बारबरा ने कहा, वेरी बैड, एंड्रयू को हलाक कर दिया गया है, वेरी बैड। वो मेरा बेहतरीन दोस्त था। वेरी सैड कौन लोग हैं ये? मैं इनसे अपने दोस्त का ऐसा होलनाक इंतकाम लूंगा कि इनकी रूहें सदियों तक बुलबुलाती रहेंगी। फ्लेमिंग ने इंतहाई गसीले लहजे में कहा, वो इंतहाई खतरनाक सीक्रेट एजेंट हैं, इंतहाई खतरनाक। तुमने ये सोचा होगा कि उन्होंने एंड्रयू जैसे आदमी को भी हलाक कर दिया है तो तुम भी उनसे इंतकाम ले लोगे। बारबरा ने कहा, तुम बेफिक्र हो, एंड्रयू मुझे जानता था, तुम नहीं जानती। एंड्रयू से तुम्हारे साथ मेरी भी ताल्लुकात है, वरना फ्लेमिंग से बात करने वाला दूसरा सांस नहीं लिया करता। और फिर ये कासिका है, क्रांस नहीं है। यहाँ की मिट्टी का एक एक जरा मेरा गुलाम है। तुम इस बारे में मुझे तफसील बताओ ताकि मैं जल्द अज जल्द ये काम कर सकूँ। फ्लेमिंग ने कहा, वो मेकअप के भी माहिर हैं और हो सकता है न जाने वो किस मेकअप में वहाँ पहुंचे होंगे, इसलिए हुलिया वगैरह बताने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता उनकी तादाद बता देती हूँ। वो ग्रुप 2 औरतों और 4 मर्दों पर मुश्तमिल है। उनका लीडर प्रिंस ऑफ ढाम्बी कहलाता है। असल नाम अली इमरान है। इंतहाई मसहरा और अहमक सा नौजवान नजर आता है, लेकिन वो इंतहाई शातिर और तेज़ आदमी है। बारबरा ने कहा, बस इतना काफ़ी है। 2 औरतें और 4 मर्द और 1 घंटा पहले वो यहाँ से कासिका के लिए रवाना हुए हैं। ओके, अब मैं उन्हें तलाश कर लूँगा और उनका खात्मा कर दूँगा, लेकिन ये तो बता दो कि लाशें कहाँ भिजवाऊँ। फ्लेमिंग ने कहा, मेरा खसूसी फ़ोन नंबर नोट कर लो, मुझे इत्तला दे देना। बाकी रही लाशें तो बेशक उन्हें समंदर में फेंकवा देना। बारबरा ने कहा और इसके साथ ही उसने एक खसूसी फ़ोन नंबर बता दिया। ओके ठीक है, दूसरी तरफ से कहा गया और इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। तो बारबरा ने एक तवील सांस लेते हुए क्रैडल दबाया और फिर टून आने पर तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, दूसरी तरफ से चीफ लॉर्ड पैट्रिक की आवाज़ सुनाई दी। चीफ, एंड्रयू के बारे में इत्तला तो आपको मिल चुकी होगी। बारबरा ने कहा, हाँ, और मैं तुम्हारे गांव में बराबर का शरीक हूँ क्योंकि मुझे एंड्रयू ने बताया था कि तुम दोनों जल्द ही शादी करने वाले हो। चीफ ने कहा, यस चीफ, लेकिन क्या आपको मालूम है कि उसे किसने हलाक किया है? बारबरा ने कहा, उसके बारे में जो रिपोर्ट मिली है उसके मुताबिक उसके दोनों नथने कटे हुए थे, लेकिन उन पर बाकायदा बैंडेज की गई थी और नथने काटने वाली कार्रवाई इमरान से मखसूस है। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि इमरान को ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी, और फिर जब उसने उसकी बैंडेज भी करवा ली थी तो फिर उसे हलाक करने की क्या ज़रूरत थी? चीफ ने कहा, इस फार्मूले का सारा चक्कर है चीफ। बारबरा ने कहा, ओ वेरी बैड। तो इमरान को मालूम हो गया कि फार्मूला तुम्हारे पास है? कैसे मालूम हुआ? चीफ ने हैरत भरे लहजे में कहा, ये तो मुझे नहीं मालूम कि कैसे मालूम हुआ, लेकिन फार्मूला मेरे पास भी नहीं है। मैंने उसे एंड्रयू को दे दिया था, मगर अब एंड्रयू के पास भी फार्मूला नहीं था। उसने उसे कार्सिका के चीफ फ्लेमिंग के पास अमानतन रखवाने के लिए भिजवा दिया था ताकि इमरान टकरे मारकर वापस चला जाए तो फार्मूला वापस मंगवाकर आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और अब मुझे रिपोर्ट मिली है कि इमरान और उसके साथी अब से 1 घंटा पहले कासिका रवाना हो चुके हैं। बारबरा ने कहा, तो ये बात है, इसीलिए इमरान ने एंड्रयू के नथने काट दिए ताकि उससे फार्मूले के बारे में मालूम हो सके। वैसे मुझे जो इतलात मिली हैं उनके मुताबिक एंड्रयू के मेहमान आए हुए थे और उनके साथ वो अपनी रहायशगाह पर मौजूद था कि अचानक उसके मेहमान और उसके मुलाजिम भी बेहोश हो गए। फिर एंड्रयू ने ही उन्हें होश दिलाया। इसी वक्त उसके नथनों की बैंडेज हो चुकी थी। इसके बाद एंड्रयू को नंबर 2 पर चला गया। वहाँ एक आदमी जैरी को अगवा करके लाया गया। जैरी से पूछगिछ की गई और फिर उसे गोली मार दी गई। उसके बाद एंड्रयू रॉबर्ट के साथ लार्सन कॉलोनी आ गया और फिर सुबह उनकी लाशें सड़क पर मिली। इससे जो नक्शा सामने आता है उसके मुताबिक इमरान को मालूम हो गया कि फार्मूला एंड्रयू के पास है। उसने एंड्रयू की रहायशगाह पर रेड कर दिया। वहां उसने एंड्रयू पर काबू पाकर उसके नथने काटकर उससे फार्मूले के बारे में मालूमात हासिल की होंगी। इसके बाद वो एंड्रयू को जिंदा छोड़कर चला गया, शायद इसलिए कि एंड्रयू मेरा मातहत है। लेकिन एंड्रयू की फितरत मैं जानता हूँ, वो इंतकाम के लिए दीवाना हो गया होगा और नतीजा ये कि उसने उसकी रहाइश का ट्रेस करके रॉबर्ट समेत वहां रेड कर दिया और नतीजा ये निकला कि वो दोनों मारे गए। चीफ ने पूरी तफसील से तज्जिया करते हुए कहा, यस चीफ, बिल्कुल ऐसा ही होगा। अब आप इजाज़त दें तो मैं उनके पीछे कासिका चली जाऊं। बारबरा ने कहा, नहीं, जब हमने पहले ही इस फार्मूले से हाथ उठा लिया था, और वो भी इसीलिए कि मुझे मालूम था कि फार्मूला आखिरकार इमरान ले जाएगा, लेकिन तब तक ब्राइट लाइट मुझ समेत खत्म हो चुकी होगी और मैं अपने आदमी और तंजीम को एक फार्मूले के लिए दबा नहीं कराना चाहता था। लेकिन तुम लोगों ने फिर फार्मूला हासिल कर लिया और इसका नतीजा ये निकला कि एंड्रयू और उसका नंबर 2 रॉबर्ट दोनों हलाक हो गए। अब तुम चाहती हो कि कल तुम्हारी मौत की खबर भी मुझे मिले। तुम इस फार्मूले को भूल जाओ। इमरान इसे हासिल करके खुद ही वापस चला जाएगा। इसके बाद देखा जाएगा कि क्या करना चाहिए। सिर्फ ये एक ही फार्मूला नहीं है जिसके लिए इतनी बड़ी तबाही करवाई जाए। चीफ ने तलख लहजे में कहा, यस चीफ, वैसे मैंने फ्लेमिंग को अलर्ट कर दिया है। वो एंड्रयू का बेहतरीन दोस्त है। वो
उसका इंतकाम लेने के लिए बेचैन हो रहा है। बारबरा ने कहा, फ्लेमिंग जाने और इमरान तुमने मुदाखलत नहीं करनी, इट इज़ माई ऑर्डर, चीफ ने कहा और इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। तो बारबरा ने एक तवील सांस लिया और रिसीवर रख कर वो बेड से उठकर बाथरूम की तरफ बढ़ गई। इमरान अपने साथियों समेत कार्सिका के होटल ग्रैंड के एक कमरे में मौजूद था। वो एयरपोर्ट से सीधा यहाँ आ गए थे क्योंकि फारिक ने क्रान से ही उनके लिए कमरे बुक करवा दिए थे। इमरान साहब, एंड्रयू की लाश जब सामने आई होगी तो लामहला बारबरा और लॉर्ड पैट्रिक का शक आप पर ही पड़ा होगा, सफदर ने कहा। बारबरा को तो शायद इल्म ना हो, लेकिन लॉर्ड पैट्रिक बहरहाल जानता है कि मैं नथने काटने में मशहूर हूँ, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो सब बेख्तियार हंस पड़े। मैं ये कहना चाहता हूँ कि फ्लेमिंग एंड्रयू का बेहतरीन दोस्त है और फारिक ने फ्लेमिंग के बारे में जो कुछ बताया है उसके बाद फ्लेमिंग तक ये इत्तला पहुंच चुकी होगी तो वो यकीनन पागलों की तरह हमें ट्रेस करेगा, सफदर ने कहा। वो तो बाद में ट्रेस करेगा, हमने पहले उसे ट्रेस करना है कि फार्मूला उसी की तहवील में है, इमरान ने कहा। उसे ट्रेस करने में क्या मुश्किल है, वो पुलिस चीफ है और अपने ऑफिस में मौजूद होगा, जूलिया ने कहा। वो राडो सिंडिकेट का चेयरमैन भी है और पुलिस चीफ भी, और मैंने तुम्हारे सामने एयरपोर्ट से फ़ोन करके उसके ऑफिस कॉल किया था तो मुझे यही बताया गया कि वो किसी सरकारी काम में मसरूफ़ है, इसलिए उनके बारे में किसी को मालूम नहीं है कि वो कहाँ है, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। क्या मतलब, क्या वो ऑफिस में नहीं बैठता, जूलिया ने हैरान होकर कहा। नहीं, वो यहाँ का किंग है और उसकी मर्जी कि वो जहाँ भी चला जाए, इमरान ने कहा। तो फिर अब उसे कैसे तलाश किया जाएगा, सफदर ने कहा। वो खुद हमें तलाश करेगा, उस तक यकीनन हमारे यहाँ पहुँचने की इत्तला पहुँच चुकी होगी, इमरान ने जवाब दिया। लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं कि वो हमें तलाश करने के बाद हमसे पूछगिछ करे, उसके आदमी भी हम पर फायर खोल सकते हैं, तनवीर ने कहा। तो क्या हुआ, अगर हमारी मौत आ गई है तो फिर मर जाएंगे और नहीं आई तो फिर बच जाएंगे, इमरान ने कहा। इमरान साहब, आप खुलकर बताएं, आपके जहन में क्या प्लानिंग है, सफदर ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। बस फ्लेमिंग से मुलाकात करनी है और उससे फार्मूला हासिल करना है, इमरान ने कहा। लेकिन कैसे, यही तो पूछ रहे हैं हम, सफदर ने कहा। अच्छा, तो अब तुम्हें बताना ही पड़ेगा। एक तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा मसला है कि प्लानिंग भी मैं ही बनाऊं और उसके बारे में मैं ही बताऊं, इमरान ने कहा। तो सब बेख्तियार हंस पड़े। हमें क्या मालूम कि आपने क्या प्लानिंग बनाई है, सफदर ने कहा। चलो तुम बना लो प्लानिंग, बता मैं दूंगा, इमरान ने कहा। तो सब एक बार फिर हंस पड़े। फिर हमारी प्लानिंग आपको पसंद नहीं आएगी क्योंकि हमने सीधी सादी प्लानिंग बनानी है, सफदर ने हंसते हुए कहा। मैं भी सीधे सादे अंदाज में बता दूंगा, इमरान ने कहा। तो वो सब हंस पड़े क्योंकि वो सब जानते थे कि इमरान कहाँ आसानी से काबू आने वाला था। अब तो कैप्टन शकील से पूछना पड़ेगा, सफदर ने कहा। तो कैप्टन शकील बेख्तियार चौंक पड़ा। अभी चूंकि इमरान साहब ने कोई प्लानिंग ही नहीं बनाई, इसीलिए मैं क्या बता सकता हूँ, कैप्टन शकील ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। क्या मतलब, क्या तुम्हारा कोई राब्ता इमरान के जहन से मुसलसल है कि तुम्हें मालूम हो जाता है कि उसने प्लानिंग बना ली है या नहीं, जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। मेरा राब्ता कैसे रह सकता है इमरान साहब के अजीम दिमाग से, मैं तो जब इमरान साहब कोई प्लानिंग बना लेते हैं तो उनकी सोचने के अंदाज ही अलहदा होता है, और जब कोई प्लानिंग उनके जहन में नहीं होती तो उनका अंदाज और होता है, और इस वक्त उनकी बात करने का जो अंदाज है, इससे मालूम होता है कि अभी इमरान साहब ने कोई प्लानिंग नहीं बनाई। इसका जवाब मेरे जहन में यही है, और अगर इन्हें किसी तरफ से किसी इत्तला का इंतजार है, शायद वो इस चीज़ को बुनियाद बनाकर प्लानिंग करना चाहते हो, कैप्टन शकील ने बात करते हुए कहा। कमाल है, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे इमरान साहब के हर राज से वाकिफ़ हो, सफदर ने कहा। काश तनवीर भी वाकिफ़ हो सकता, इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। क्यों, मुझे क्या ज़रूरत है तुम्हारे अंदाज चेक करने की, ये काम कैप्टन शकील ही करता रहता है, तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा। इमरान साहब, क्या आप वाकई किसी बगैर प्लानिंग के यहाँ आए हैं, सालिहा ने कहा। चलो तुम बताओ, अगर मेरी जगह तुम लीडर होती तो क्या प्लानिंग बनाकर यहाँ आती, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। किसी भी पुलिस ऑफिसर को घेर कर उससे फ्लेमिंग के बारे में मालूमात हासिल कर लेते हैं और फिर फ्लेमिंग को घेर कर उससे फार्मूला हासिल करके वापस चले जाते हैं, सालिहा ने कहा। तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। मुबारक हो सफदर, ये वाकई अपनी अपनी खुशकिस्मती की बात है, इमरान ने सफदर की तरफ देखते हुए कहा। क्या मतलब, आप ये क्या कह रहे हैं, सफदर से पहले सालिहा बोल पड़ी। इस कदर सादा खातून वाकई खुशकिस्मती है, वरना जूलिया को देख लो, कैसी पेचीदा प्लानिंग बनाई है कि आज तक सफदर खुतबा निकाह ही याद नहीं कर सका, इमरान ने कहा। तो कमरा बेख्तियार कहकहों से गूंज उठा। है तो सादा इमरान साहब, लेकिन मुझे यकीन है कि इससे कामयाबी मिल सकती है, सालिहा ने कहा। सालिहा ठीक कह रही है, सीधी सादी प्लानिंग ही होनी चाहिए, ये तुम्हारी तरह हर काम में तिलिस्म हो शरबा जैसी प्लानिंग नहीं होनी चाहिए, हाँ वक्त ज़ाया होता है, तनवीर ने सालिहा की हमायत करते हुए कहा। लेकिन फिर इससे पहले कि मजीद कोई बात होती, फ़ोन की घंटी बाज उठी तो कैप्टन शकील के लबों पर मुस्कुराहट तैरने लगी क्योंकि इसकी बात सच साबित हो रही थी कि इमरान को किसी इत्तला का इंतजार है। इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, माइकल बोल रहा हूँ, इमरान ने कहा, और इसके साथ ही उसने लाउडर का बटन प्रेस कर दिया। रूम सर्विस मैनेजर बोल रहा हूँ, मिस्टर माइकल, आपने कहा था कि
हम वक्तन फ़वक्तन चेक करते हैं कि पुलिस चीफ कब अपने दफ्तर में आते हैं और जब वो आ जाएं तो आपको इत्तला दें। तो मैंने इसीलिए आपको कॉल की है कि पुलिस चीफ इस वक्त अपने ऑफिस में मौजूद है। दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी, ठीक है शुक्रिया, लेकिन उनसे बात करवा दें। इमरान ने कहा, आप फ़ोन सर्विस वालों से कहें, वो आपकी कॉल मिलवा देंगे। दूसरी तरफ से कहा गया, क्या उनका अलहदा नंबर है? इमरान ने कहा, जी हाँ। दूसरी तरफ से कहा गया और इसके साथ ही नंबर बता दिया गया। तो इमरान ने क्रेडल दबाया और फिर वही नंबर प्रेस कर दी जो रूम सर्विस मैनेजर ने बताए थे। यस रूम फ़ोन सर्विस। एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी, पुलिस चीफ से मेरी फ़ोन पर बात करा दीजिए। इमरान ने कहा, यस सर। दूसरी तरफ से कहा गया और इसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया। ओ तो इसीलिए आप इत्मीनान से बैठे गप्पे लगा रहे थे? सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा, जाहिर है अब हम वहाँ पुलिस ऑफिसर में बैठकर उसकी आमद का इंतजार करने से तो रहे। इमरान ने जवाब दिया। इमरान साहब, क्या फ्लेमिंग आपको फार्मूला दे देगा? कैप्टन शील ने कहा, बज़ाहिर उसे देना तो नहीं चाहिए लेकिन कोशिश तो की जा सकती है। इमरान ने कहा, कैसे नहीं देगा, मैं उसके हलक में उंगली डालकर फार्मूला उगलवा लूंगा। तनवीर ने अपनी फितरत के मुताबिक कहा, लेकिन फिर इससे पहले कि कोई इसकी बात का जवाब देता फ़ोन की घंटी बाज उठी। तो इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस माइकल बोल रहा हूँ। इमरान ने कहा, यस चीफ, पुलिस से बात कीजिए। दूसरी तरफ से कहा गया, हेलो मैं माइकल बोल रहा हूँ, मैं क्रॉस में रहने वाले एंड्रयू का दोस्त हूँ। इमरान ने कहा, लेकिन मुझे तो बताया गया है कि आप ग्रैंड होटल से बोल रहे हैं। दूसरी तरफ से एक मनमनाती हुई आवाज़ सुनाई दी। तो इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। जी हाँ, मैं इस वक्त होटल ग्रैंड से ही बोल रहा हूँ। इमरान ने कहा, मैं तो किसी एंड्रयू को नहीं जानता मिस्टर माइकल, लेकिन आपको काम क्या है? दूसरी तरफ से इसी तरह मनमनाती हुई आवाज़ में जवाब दिया गया, इसका एक पैगाम आप तक पहुंचाना था। उसने कहा था कि इसका कोई साइंसी फार्मूला आपके पास अमानतन रखवाया गया था, इस सिलसिले में पैगाम देना था। इमरान ने कहा, साइंसी फार्मूला और मेरे पास, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरा साइंसी फार्मूले से क्या ताल्लुक? और फिर तो मैं पुलिस चीफ हूँ, किसी लॉकर कॉरपोरेशन का इंचार्ज तो नहीं हूँ कि कोई चीज़ अमानतन रखता फिरूँ। दूसरी तरफ से कहा गया, ओके, बहरहाल मैंने पैगाम देना था, अब एंड्रयू साहब जाने और आप गुड बाय। इमरान ने कहा और इसके साथ ही उसने क्रेडल दबाया और फिर टून आने पर उसने दोबारा फ़ोन सर्विस के नंबर प्रेस कर दिए। उसके चेहरे पर शदीद उलझन के तासुरात उभर आए थे। रूम फ़ोन सर्विस। राब्ता कायम होते ही एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी, मैं रूम नंबर 11 से माइकल बोल रहा हूँ, अभी आपने मेरी बात पुलिस चीफ से फ़ोन पर कराई है? इमरान ने कहा, यस सर। दूसरी तरफ से हैरत भरे लहजे में कहा, शायद उसे ये समझ नहीं आई थी कि इमरान ये बात क्यों कर रहा है। पुलिस चीफ का नंबर क्या है? मैं अब राह रास्त बात करना चाहता हूँ। इमरान ने कहा। तो दूसरी तरफ से फ़ोन नंबर बता दिया गया। ओके थैंक यू, इमरान ने कहा और क्रेडल दबा दिया और फिर टून आने पर उसने दोबारा वही फ़ोन नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए जो रूम फ़ोन सर्विस ऑपरेटर ने बताए थे। पुलिस चीफ ऑफिस। एक नस्वानी आवाज़ सुनाई दी, मैं होटल ग्रांड के रूम नंबर 11 से माइकल बोल रहा हूँ, पुलिस चीफ से अभी मेरी बात हुई है, मैं उनसे मजीद बात करना चाहता हूँ। इमरान ने कहा, यस सर, होल्ड करें। दूसरी तरफ से कहा गया, हेलो पुलिस चीफ, फ्लेमिंग बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद वही मनमनाती हुई आवाज़ सुनाई दी, माइकल बोल रहा हूँ जनाब, अभी मेरी आपसे एंड्रयू के हवाले से बात हुई है, मैं आपको असल पैगाम देना तो भूल ही गया था। एंड्रयू ने पैगाम दिया था कि आप वो फार्मूला जो उसने आपके पास अमानतन रखवाया था मुझे दे दें, उनका खसूसी तहरीरी पैगाम मेरे पास मौजूद है। इमरान ने कहा, मिस्टर माइकल, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मेरा किसी साइंसी फार्मूले से कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही मैं किसी एनजीओ को जानता हूँ, आप बराए करम मुझे बार बार डिस्टर्ब ना करें। दूसरी तरफ से कदरे गसीले लहजे में कहा गया और इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। तो इमरान ने एक बार फिर क्रेडल दबाया और फिर टून आने पर तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए, जबकि उसके साथ ही खामोश बैठे हुए उसे ये सब कुछ करता देख रहे थे। उनके चेहरों पर उलझन के तासुरात उभर आए थे क्योंकि इमरान का अंदाज बता रहा था कि सूरत हाल गड़बड़ है और इमरान इसीलिए मुसलसल फ़ोन कर रहा है कि किसी नतीजे पर पहुंच सके। यस पुलिस चीफ, फ्लेमिंग बोल रहा हूँ। एक भारी सी आवाज़ सुनाई दी, मेरा नाम माइकल है जनाब। और इमरान ने बोलना शुरू कर दिया, मुझे मालूम है कि तुम्हारा नाम माइकल नहीं इमरान है और तुम्हारा ताल्लुक पाकिशा से है और तुम यहाँ मुझसे वो फार्मूला लेने आए हो जो एंड्रयू ने मुझे अमानतन दिया था। दूसरी तरफ से इस बार उसकी बात काट कर जवाब दिया गया। तो इमरान के साथ साथ उसके साथी बेख्तियार चौंक पड़े। आपको कोई गलत फहमी हुई है जनाब, इमरान ने कहा। मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई और ना हो सकती है। तुमने एंड्रयू को हलाक करके नाकाबिले माफ़ी जुर्म किया है और उसकी सज़ा तुम्हें भुगतना पड़ेगी। मैं चाहता तो अब तक तुम्हारी और तुम्हारी साथियों की लाशें होटल ग्रैंड के कमरा नंबर 11 में पड़ी नजर आती, लेकिन चूंकि मुझे बताया गया है कि तुम बेहद खतरनाक एजेंट हो, इसीलिए मैंने फैसला किया है कि पहले तुम अपनी जहानत खुलकर आजमा लो। तुम्हें इस वक्त तक कुछ नहीं कहा जाएगा जब तक तुम मायूस होकर वापस जाने का नहीं सोचोगे, और जब मैं चाहूँगा तो मेरा एक इशारा तुम्हारी जिंदगियों को मौत में तब्दील कर देगा। दूसरी तरफ से कहा गया और इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। तो इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए एक बार फिर क्रेडल दबाया और फिर टून आने पर इंक्वायरी के नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। इंक्वायरी प्लीज। राब्ता कायम होते ही एक नस्वानी आवाज़ सुनाई दी, पुलिस चीफ ऑफिस से बोल रहा हूँ, डिप्टी चीफ आर्थर, एक फ़ोन नंबर नोट करो और मुझे बताओ कि ये फ़ोन नंबर कहाँ नस्ब है। इमरान ने लहजे को तहकुमाना बनाते हुए कहा, यस सर, बताएं।
दूसरी तरफ से मौतबाना लहजे में कहा गया तो इमरान ने नंबर बता दिया। सॉरी सर, ये नंबर तो हमारी एक्सचेंज का नहीं है, हमारी सेंट्रल एक्सचेंज तो 6 नंबरों की है, जबकि आप 8 नंबर बता रहे हैं और 8 नंबरों वाली एक्सचेंज तो फ्रांस के दारुल हुकूमत की ही हो सकती है जनाब। दूसरी तरफ से कहा गया तो इमरान चौंक पड़ा। क्या यहाँ कार्सिका में सैटेलाइट फ़ोन नंबर भी इस्तेमाल होते हैं? इमरान ने कहा, नहीं जनाब, यहाँ इस्तेमाल तो नहीं होते। वैसे अगर होते भी होंगे तो जनाब सैटेलाइट फ़ोन नंबर हमेशा 0 से शुरू होते हैं। दूसरी तरफ से कहा गया, लेकिन ये नंबर डायल किया जाए तो पुलिस चीफ फ्लेमिंग का नाम लिया जाता है, हालांकि बोलने वाला पुलिस चीफ नहीं होता। इमरान ने कहा, सॉरी सर, मुझे इस बारे में कुछ इल्म नहीं है। दूसरी तरफ से जवाब दिया गया, ओके थैंक यू, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। ये सब क्या हो रहा है? जूलिया ने कहा तो इमरान इस तरह चौंका जैसे रिसीवर रख कर वो किसी गहरे ख्याल में डूब चुका था। तनवीर ने तिलिस्म होशरबा की बात की थी। मुझे लगता है कि तनवीर की बात सच साबित हो रही है। यहाँ वाकई तिलिस्म होशरबा वाला सेटअप कायम हो चुका है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ये दो पुलिस चीफ एक ही नाम के कैसे हो गए? सफदर ने हैरत भरे लहजे में कहा, यही तो तिलिस्म होशरबा बन गया है। फ्रांस की दारुल हुकूमत से जब मैंने इस नंबर पर कॉल की तो जवाब बराह रास्त इस पुलिस चीफ फ्लेमिंग ने दिया था, और जबकि यहाँ होटल फ़ोन सर्विस वालों ने फ़ोन मिलाया तो पुलिस चीफ फ्लेमिंग की नई आवाज़ और लहजा सुनाई दिया, और फिर उसका लहजा बता रहा था कि वो वाकई किसी एनडीओ से वाकिफ नहीं है। लेकिन जब मैंने इस नंबर पर फ़ोन किया तो पुलिस चीफ फ्लेमिंग वही पहले वाला निकला, और उसकी धमकियां तुमने सुन ली हैं, और इंक्वायरी पर काम करने वाली लड़की की बात भी दुरुस्त है। ये नंबर यहाँ की एक्सचेंज का नहीं है, और सैटेलाइट से भी मुतलिक अगर होता तो वो वाकई 0 से शुरू होता। इसका मतलब है कि वाकई एक्सचेंज में कोई खसूसी लाइन बिछाई गई है। इमरान ने कहा, मसला तो वही है कि दो पुलिस चीफ क्यों हैं और कार्सिका में ऐसा सेटअप क्यों रखा गया है। सफदर ने कहा, हो सकता है कि चीफ साहब का नाम वाकई फ्लेमिंग हो और उसे चीफ बनने का भी शौक हो। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा ख्याल है इमरान साहब कि ये सब दाज देने के लिए किया गया है। अगर ये मखसूस नंबर किसी को मालूम हो जाए तो वो पुलिस चीफ का नाम सुनकर ही बात खत्म कर देगा। अगर एंड्रयू की वजह से आपको ये लग रहा है तो आपका भी यकीनन यही रद्द अमल होता। कैप्टन शकील ने कहा, हाँ ऐसा हो सकता है। बहरहाल अब उठो, अब हमें खुद ही इस चीफ को ट्रेस करना होगा। इमरान ने कहा और उठ खड़ा हुआ, लेकिन कहाँ, कैसे ट्रेस करेंगे? वैसे उसकी गुफ्तगू से जाहिर हो रहा है कि वो हमारी बाकायदा निगरानी कर रहा है, और वो जिस अंदाज में हमसे बात कर रहा था इससे तो लगता है कि वो किसी भी वक्त हम पर हमला कर सकता है। तनवीर ने भी उठते हुए कहा, और इनके उठते ही बाकी साथी भी उठ खड़े हुए। चलो कुछ तो होगा, इमरान ने कहा और बैरूनी दरवाजे की तरफ मुड़ गया। थोड़ी देर बाद वो सब होटल से निकलकर फुटपाथ पर चलते हुए आगे बढ़ने लगे। हमने मेकअप भी तब्दील करने हैं और लिबास ही, तभी इस निगरानी से जान छूट सकती है। मैंने होटल से इसलिए बात नहीं की थी कि वहाँ यकीनन हमारी बातें सुनी जा रही थी। इमरान ने साथ चलते हुए सफदर से सरगोशियाना लहजे में कहा, अभी तक कोई निगरानी करने वाला सामने तो नहीं आया। सफदर ने कहा, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।